Hello, in this video we are going to see endosymbiotic theory. In the previous videos we started a new chapter. If you haven't seen those videos, please check them out. हमने अब तक की वीडियोस के अंदर देखा था कि सेल क्या होता है, किसने सेल डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, और बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सेल थ्योरी। अच्छा, उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था एंड ओवरव्यू लिया था। इसे भी मैंने आपको बताया था पहले भी कि वी आर गोना डू द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल वंस वी कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एनीवेज, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की। ये इतना कॉमन टॉपिक नहीं है आई थिंक, बट स्टिल लाइक इफ़ यू genuinely like biology and you find it fun and you're a bit curious to know about cell and biology itself, तो I think ये topic you must watch अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो। शुरू करते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो पहले तो देखो, नाम से पता क्या चल रहा है। आपने कभी आई थिंक एक चैप्टर बायो का जो रिलेशन इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर होता है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरीके से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल, एक फूड चेन के अंदर वी आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, क्योंकि वो ही हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, वहाँ से हमारी फूड चेन चलती है। तो यानी कि हमारी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और उनके बीच में बहुत सारे तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो, एक प्रे और एक कोई भी, फॉर एग्जांपल डियर एंड लायन के अंदर लायन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? इट्स अ प्रे, ठीक है, और ये हंटर है, ये किलर है, तो दे हैव वैसा रिलेशनशिप। इसके अलावा इफ़ यू सी, अभी तक हमने ये टॉपिक शुरू नहीं किया है, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी जनरल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखो वायरस का रिलेशनशिप विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या है? ये होस्ट है, ठीक है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप जैसे होता है, वैसा ही वायरस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है। इसी कैटेगरीज के अंदर, मतलब इन्हीं रिलेशनशिप में से एक रिलेशनशिप होता है जिसे कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा देगा और दूसरा वाला, यानी कि वाइस वर्सा, ठीक है। तो सिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, यानी कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है कि सेल का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे यूकैरियोटिक सेल्स बने। तो इसको एक स्टोरी की तरह समझिएगा। देखो, हुआ क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन हुआ है। समझ लो, एक सेल है, बड़ा सा सेल है, उसने एक सेल को, एक फोटोसिंथेटिक सेल को अपने अंदर, यानी कि उसे कंज्यूम कर लिया, उसे खा लिया, सही है। अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो फोटोसिंथेटिक सेल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस सेल ने समझ लो, ये यूकैरियोटिक सेल अभी नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सा सेल है, बड़ा जॉइंट सेल। इस सेल ने इसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें बना के दूंगा खाना, क्योंकि मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, तुम्हारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो मैं बना के दूंगा तुम्हें खाना, लेकिन तुम रिटर्न के अंदर मुझे तुम प्रोटेक्शन दो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और तुम मुझे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय मत करो, ठीक है। तो क्या हुआ, इसी रिलेशनशिप को, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा पहुँचे, इसी को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। हमारे सेल के अंदर, एक मिनट, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने बनाया था ना सेल, ये रहा, जो ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर डीएनए होता है और यहाँ पे राइबोसोम लगे हुए होता है, ठीक है। अब ये सेल का डीएनए, सेल के राइबोसोम्स है, और हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर इस तरीके से ऑर्गेनल्स होती हैं बहुत सारी। कभी आपने सुना कि हर ऑर्गेनल का अपना डीएनए होता है? नहीं,
डीएनए सेल का होता है, लेकिन हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो थ्योरी ये कहती है कि ये दोनों पहले ज़माने में, यानी कि बहुत जब इवोल्यूशन शुरू हुई, मतलब दुनिया बननी शुरू हुई थी, तो उस ज़माने में ये जो दोनों ऑर्गेनल्स हैं, जो आज ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन पहले ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, फोटोसिंथेटिक सेल्स। तो इसी वजह से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स से प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद खुद का डीएनए भी होता है और खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। लेकिन हमारे डीएनए और इनके डीएनए में डिफरेंस क्या होता है? हमारा डीएनए इस तरीके से क्रोमोसोम की शेप के अंदर होता है, एकदम बिल्कुल क्या कहेंगे, पैकेज्ड डीएनए। लेकिन इनका डीएनए न्यूक्लियस नहीं होता, पहली बात तो इनके पास। और हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास न्यूक्लियस भी नहीं होता। हमें कैसे पता लगा कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं? वो ऐसे, क्योंकि इनका डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमारे राइबोसोम, सेल के राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम के अंदर डिफरेंस ये होता है कि ये 70S होता है और 80S, ये डिफरेंसेस होता है। तो हमें पता लगा कि ये दोनों जो हैं भाई, ये दोनों जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। अच्छा, उसके बाद ये दोनों ऑर्गेनल्स, क्योंकि देखो ये दोनों ऑर्गेनल्स के पास, ये दोनों ऑर्गेनल्स स्पेशल हैं, एक्सेप्शन है, इनके पास खुद का डीएनए है और राइबोसोम, तो इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कहा जाता है। यानी कि सेमी, आधा, ऑटोनॉमस यानी कि डिपेंडेंट, यानी कि ये लोग आधे ऑटोमेटिक हैं, इन्हें ये लोग खुद डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहा जाता है। अब एक बहुत अमेजिंग पीस ऑफ थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, लेट्स जस्ट रीड इट। द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज़ अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस। ये प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ये कोई फैक्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ हाइपोथेसिस, जो कि हमें बताता है कि अच्छा, यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो इस तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक न्यूक्लियस होता है, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सिम्बायोसिस। देखो, सिम्बायोसिस यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट पहुँचे दोनों ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। असल में हुआ ये था कि मैंने बताया ना आपको, ये कोई यूकैरियोटिक सेल पहले से नहीं था, ये बड़ा सेल, ये छोटा सेल, दोनों ही प्रोकैरियोटिक थे। लेकिन जब इसके अंदर ये आया और इसने, जब सिम्बायोसिस हुआ, तो फिर ये सेल, फिर प्रोकैरियोटिक सेल इसके अंदर आए, तो क्या हुआ कि ये एडवांस बन गया, ये दूसरे सेल से मुख्तलिफ बन गया। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स, एज़ कम्पेयर टू दिस सेल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सेल बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एक और सेल है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सेल्स हैं। तो इसी वजह से यूकैरियोटिक सेल का बर्थ हुआ। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द ancestors of eukaryotic cells were primitive prokaryotic cells, specifically a host cell, Archaebacterium, that engulfed another smaller cell, a Protobacterium, through endocytosis. Instead of digesting the engulfed cell, the host cell developed a symbiotic relationship with it, allowing both cells to benefit. वही बात है, यानी कि थ्योरी ये कहती है कि भाई ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये हमारा होस्ट होगा, और ये कहते हैं कि ये एक आर्कीबैक्टीरिया था, और ये वाला जो है वो एक प्रोटीबैक्टीरियम था। इस सेल ने इसे एंगल्फ किया, लेकिन डाइजेस्ट करने के बजाय इसने इसे कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं किया। इसने इसे एंगल्फ किया लेकिन इसे डाइजेस्ट नहीं किया, तो इनके बीच में सिम्बायोसिस हुआ। इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो इसलिए इसने इसे डाइजेस्ट नहीं किया, और बदले में क्लोरोप्लास्ट, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट से क्या फ़ायदा मिलता है? वो खाना बना के देता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा पहुँच रहा है। अच्छा, उसके बाद ओवर टाइम द engulfed सेल विच इज़ बिलीव्ड टू हैव had abilities such as aerobic respiration। हाँ, अब एरोबिक तो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास एबिलिटी है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है।
दिस एंडोसिम्बायोट इसे बोल रहे हैं, एंडो अंदर गया, सिम्बायोट यानी कि पार्ट ऑफ सिम्बायोसिस इसने प्ले किया, इवेंचुअली इवॉल्व इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो सेल अंदर गया था, इसने इसके पास एक एरोबिक रेस्पिरेशन करने की क्वालिटी थी, तो इवेंचुअली इसने इवॉल्व, ये पहले से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, पहले से क्लोरोप्लास्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने इवोल्यूशन किया आहिस्ता आहिस्ता, तो ऑर्गेनिजम्स ने खुद ने ही इवॉल्व किया, राइट। तो इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बदल गया। इंस्टेड ऑफ, सॉरी वेयर वर वी, हाँ, तो eventually it evolved into mitochondria, which are the energy producing organelles found in eukaryotic cells. Mitochondria आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता तो इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है अगर आपने बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा हुआ है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक वीडियो के एंड के अंदर मैं ही बता दूँगी। ओके, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास खुद का डीएनए होता है, और ये मैंने कहा था कि रिप्रोड्यूस खुद करते हैं क्योंकि ये सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, another key component of the endosymbiotic theory is the origin of chloroplast, which are the organelles responsible for photosynthesis in plant cells. एक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ऑर्गेनल्स सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल्स हैं। It is proposed that a eukaryotic cell later engulfs a photosynthetic cyanobacterium। अब देखो, ये वाला बड़ा वाला सेल क्या बोला था हमने, से आर्कीबैक्टीरियम, ये वाला सेल प्रोटीबैक्टीरियम, यानी कि कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक प्रोटीबैक्टीरियम से निकला। ठीक है, इसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक साइनोबैक्टीरियम से निकला, साइनोबैक्टीरियम सेल से निकला। ओके, अच्छा, ये यहाँ पे एक एंडोसाइटोसिस करके एक लफ्ज़ गिवन है, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया कोई भी चीज़ अपने अंदर लेते हैं तो ऑफकोर्स इट डोंट हैव माउथ। ठीक है, हम मुंह से खाना खाते हैं तो ऑफकोर्स बैक्टीरिया के पास कोई ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि वो अंदर खाने को, उनके पास एक प्रोसेस होता है कि भाई वो यहाँ से अपनी सेल वॉल से ही खाना अंदर लेते हैं, और इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडो अंदर आना, फॉर्मिंग अस। इसके अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के साथ भी एक सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप होता है। दिस एंगल सेल बिकेम द एंसेस्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोटिक सेल। डायरेक्टली जब ये आए अंदर तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना, इसके लिए बहुत सारा वक्त लगा, इन्होंने इवॉल्व किया, एंड फाइनली ये लोग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एडवांस्ड ऑर्गेनल्स बन गए। The endosymbiotic theory is supported by several lines of evidence, including the similarities between mitochondria and bacteria in terms of size. Of course, mitochondria bacteria के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, खुद मतलब सर्कुलर डीएनए है, 70S राइबोसोम है, साइज भी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे एक वक्त पे। The presence of DNA in mitochondria and chloroplast similar to bacterial DNA, सेम होता है डीएनए इनका कि सर्कुलर डीएनए, further supports the theory. Additionally, the compartmentalization, very long word, of eukaryotic cells which differ significantly from prokaryotic cell. Of course, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये वाला जो बड़ा वाला सेल देखो जो कि आगे जाके यूकैरियोटिक सेल बनता है, इन दोनों की फंक्शन के अंदर बहुत डिफरेंस है। ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी का कितना डिफरेंस है, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सिंपल ऑर्गेनल है, इसके अंदर कुछ और नहीं होता, इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए होता है, लेकिन ठीक है अगर आप यूकैरियोटिक सेल को देखो, वे मच कॉम्प्लेक्स देन अ प्रोकैरियोटिक सेल। Overall, the endosymbiotic theory provides a plausible explanation for the evolution of eukaryotic cells and their organelles through symbiotic relationships between different types of cells. It has greatly contributed to our understanding of the origins of life and the diversity of organisms on Earth. And that is it. This was endosymbiotic theory. I hope it was interesting and helpful. Thank you so much for watching. See you later in the next video.